बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि आज के वीडियो के माध्यम से आप हिंदी साहित्य के बारे में, उसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार हिंदी साहित्य क्या है, क्यों पढ़ा जाता है और सिलेबस में रखा गया है। तो आखिरकार किस हद तक हमको क्या क्या पार्ट पढ़ना होगा किस सेमेस्टर का। तो बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में आपको जो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है उसी श्रृंखला में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। क्योंकि हिंदी काव्य तो आपका जो है पेपर का नाम है, लेकिन उसके अंतर्गत आपको हिंदी साहित्य के इतिहास पर भी एक पैनी नजर डालनी पड़ेगी। मतलब कि एक सरसरी नजर बोल सकते हैं इसको। अर्थात कि आपको ज्यादा डीप में नहीं जाकर के बस ऊपर ऊपर थोड़ा सा ये जान लेना है, ऐसे विशेषताएं प्रवृत्तियां इन सभी के बारे में, जैसे कि आदिकाल की विशेषताएं प्रवृत्तियां, ठीक है, रीतिकाल की विशेषताएं प्रवृत्तियां हो गई, भक्ति काल की विशेषताएं प्रवृत्तियां हो गई, इसके अलावा आधुनिक काल की विशेषताएं प्रवृत्तियां हो गई। और आधुनिक काल में भी आप देखते हैं कई सारे कालखंड आप देखते हैं। वैसे तो आदिकाल में भी आप देखते हैं नाथ साहित्य हो गया, सिद्ध साहित्य हो गया, ठीक, रासो साहित्य हो गया, राज साहित्य हो गया, इन सभी के बारे में पढ़ना होता है। वैसे भक्ति काल में आप 4 शाखाओं के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि जो है राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, ज्ञानासरी, प्रेमासरी, इन सभी के बारे में। रीति काल में 3 धाराओं के बारे में पढ़ते हैं, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। इसके अलावा आधुनिक काल में आप क्या पढ़ते हैं, आधुनिक काल में आप भी तमाम प्रकार की चीजों को पढ़ते हैं। जैसे कि बात की है आधुनिक काल की, तो आधुनिक काल में आप जैसे भारतीय युग पढ़ते हैं, द्विवेदी युग पढ़ते हैं, छायावाद पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद में छायावादोत्तर काव्य में आप जैसे कि आप देखते हैं प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ठीक है। उसके अलावा साठोत्तरी कविता, और इसी बीच में आप देखते हैं और भी तमाम प्रकार की समकालीन कविता भी आप देखते हैं, इसी साठोत्तरी कविता की ही बात कही जाती है। तो कुल मिलाकर के आप जब देखते हैं, कुल मिलाकर के ये स्ट्रक्चर जो है ये तो काव्य वाला पैटर्न था। और चूंकि भारतेंदु युग से ही गद्य विधाओं का सृजन होने लगा, पत्र पत्रिकाओं का एक प्रकार से सृजन होने लगता है, और यहीं से हिंदी गद्य के विकास होता है। जो है नुक्कड़ नाटक हो गए या फिर अन्य प्रकार के नाटक वगैरह प्रारंभ में होते रहे हैं, तो उन्हीं नाटकों की भाषा अब गद्यात्मकता में आने लगी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे गद्य का विकास भी हुआ। तो गद्य में भी कई से गद्य के विकास में खास करके जब आप पढ़ेंगे तो प्रेमचंद जी को हम आधार बनाते हैं, शुक्ल जी को आधार बनाते हैं, प्रसाद जी को आधार बनाते हैं, ठीक, कई प्रकार से हम आधार बना करके भारतेंदु जी को आधार बना करके हम उसका काल विभाजन करते हैं। जो मुख्य हिंदी साहित्य का काल विभाजन है उसको लिखने में, अर्थात हिंदी साहित्य का जब इतिहास लिखा जा रहा था उस समय विद्वानों ने किस प्रकार का जो है संघर्ष झेला या विद्वानों ने किस प्रकार से लिखा, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानने का प्रयास आज के वीडियो के माध्यम से करेंगे। बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर चैप्टर 1 के अंतर्गत मेरे हिसाब से, अध्ययन की सुविधा के हिसाब से मैंने इसको कैटेगराइज किया है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी काव्य में आदिकाल के 3 कवियों के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद में मैंने सिलेबस डिस्कशन ऑलरेडी कर दिया, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में आपको आदिकाल के कवियों के बारे में, मतलब आदिकाल के 3 कवियों के बारे में, उसके अंदर भक्ति काल के 4 महत्वपूर्ण कवि जो अपने अपने क्षेत्र के धुरंधर रहे। एक तो राम भक्ति शाखा के धुरंधर तुलसीदास जी, कृष्ण भक्ति शाखा के धुरंधर सूरदास जी, ज्ञानाश्रयी के धुरंधर आपके कबीरदास जी, और प्रेमाश्रयी के धुरंधर मलिक मोहम्मद जायसी जी, इन सभी के बारे में पढ़ना है। और इसके अलावा आदिकाल में आपको क्या किन के बारे में पढ़ना होता है, आदिकाल में जैसे गोरखनाथ हो गए, अमीर खुसरो हो गए, ठीक, इनके बारे में पढ़ना है, और विद्यापति हो गए, इन सभी के बारे में पढ़ना है। और जब आप जो है रीतिकाल में जाएंगे तो रीतिकाल में 3 धाराएं मैंने आपको बताई हैं, जैसे कि रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। तो रीतिबद्ध से आपको जो है पढ़ना है, रीतिबद्ध से किसको पढ़ना है, रीतिबद्ध मतलब वो अभी मैं थोड़ा सा कैटेगराइज करके आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लास होगी। तो आज बहुत ही शुरुआत से हम हिंदी साहित्य के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इसका मतलब क्या होता है, और आखिरकार ये हिंदी साहित्य अगर पढ़ा जाए या हिंदी साहित्य आपने लिया है तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं और कैसे अपना लाइफ बना सकते हैं, इस पर भी हम थोड़ा सा नजर डालेंगे, ठीक। इससे पहले मैं आपको बता रहा था कि रीतिबद्ध में आपको जैसे कि पढ़ना है घनानंद जी के बारे में, ठीक है। घनानंद किस काल के कवि हैं, तो घनानंद रीति काल के ही कवि हैं। घनानंद आपके पाठ्यक्रम में संकलित भी हैं, और वो जो है खास करके रीति मुक्त धारा के कवि रहे हैं, और एक प्रकार से बिछुड़न के कवि बोल दें या प्रेम के पीर के कवि बोल दें। अर्थात ये लोग एक प्रकार से बोले तो ब्रेकअप इन लोगों का हो चुका था ऑलरेडी,
और इनकी प्रेयसी का नाम सुजान था। इसी को लेकर के इन्होंने बहुत सारी रचनाएं भी लिखी। आप सभी को पता ही होगा, सुजान सागर, सुजान हित, ठीक। तो इन सभी के बारे में हमको थोड़ा सा जानना है और जब पढ़ेंगे तो विस्तार से। हालांकि इन सभी कविताओं की व्याख्या जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, इसकी व्याख्या ऑलरेडी हमने कर रखी है, तो आप लोग एक बार जरूर उसको देखिएगा। चैनल पर प्लेलिस्ट में हमने हर एक जो है कवि की जो रचना है उसकी व्याख्या ऑलरेडी बता रखी, तो व्याख्या खंड आप देख लीजिएगा। व्याख्या खंड पूरा मैंने करवा ही दिया है। बस इसको हिंदी साहित्य का इतिहास थोड़ा सा आपको हम समझा देंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास की क्लास प्रारंभ करवा देंगे, विस्तार से हम जानेंगे हर एक मुद्दे को। तो उसके बाद में रीतिबद्ध में आप देखते हैं जैसे कि आचार्य केशवदास हो गए। आचार्य केशवदास चूंकि बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे और इनको कहीं ना कहीं पे काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन हर मामले में अपनी कविताओं पर खरे उतरते थे। रस, छंद, अलंकार, इन तमाम प्रकार की दृष्टियों से अगर आप केशवदास की रचनाओं को देखेंगे तो खूब उसमें आपको मिलेगा रस, छंद, अलंकार के अलावा हर एक काव्य प्रयोजन आपको इसमें दिखाई पड़ेगा। और इसीलिए आप देखते हैं कि एक रचना है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका रचना जो है केशवदास की रचना है और छंदों का अजायब घर कहलाती है। ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रश्न पूछा था, नेट जीआरएफ में भी पूछा गया प्रश्न है, टीजीटी पीजीटी में आने वाला प्रश्न है और कई कंपटीशन की परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि आखिरकार जो है इनका क्या नाम, केशवदास की रचना जो है अर्थात हिंदी साहित्य की किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। तो केशवदास की कौन सी रचना है? रामचंद्रिका रचना है। ओके, ये सब ध्यान रखिएगा। अभी मैं सबको आपको लिख करके विस्तार समझा रहा हूँ, परेशान नहीं होना आपको। मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा था, क्योंकि ये छंदों को जबरदस्ती कहीं ना कहीं पे ठूसने का प्रयास अपने कविताओं में करते हैं आचार्य केशवदास। तो इससे भी हमको थोड़ा सा मानना पड़ेगा कि हाँ, आचार्य केशवदास की रचनाओं में आपको मिलेगा कि जो है हर एक प्रकार से मतलब जबरदस्ती थोड़ा बहुत अपना आचार्य, जो एक प्रकार से आचार्य तत्व होता है, उसको दिखाने का प्रयास इनकी रचनाओं में आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको आपके पाठ्यक्रम में रीति सिद्ध धारा के कवि, अर्थात रीति सिद्ध मतलब होता है कि वे कवि जो कि रीतियों को तो जानते थे, अर्थात रस, छंद, अलंकार, काव्य लक्षण, इन सभी चीजों को जानते थे, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतुओं को जानते थे, लेकिन उनकी रचनाएं उन्होंने करी नहीं। अर्थात क्या किया उन लोगों ने, क्या किया भाई, अर्थात जैसे बिहारी लाल हो गए, बिहारी लाल को सब पता था लेकिन वो एक प्रकार से लिखते नहीं थे, वैसे एकदम से बंद करके, अर्थात आश्रयदाताओं की प्रशंसा नहीं लिखनी बिहारी को। एक ही रचना हिंदी साहित्य में लिखा बिहारी लाल ने, फेमस हो गए। आप सोचो, तो भाई क्वांटिटी पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो फिर दिक्कत है, क्वालिटी पर ध्यान देना परम आवश्यक है। और ये मैं खुद भी बोल रहा हूँ, मैं अपने ऊपर भी इसको अप्लाई करना चाहिए, हालांकि मैं उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ, जल्द ही क्वालिटी पर ध्यान दिया जाएगा। तो कुछ लोगों ने बताया भी सर क्वालिटी पर ध्यान दीजिए, तो बिल्कुल उस पर ध्यान अवश्य दिया जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि बिहारी लाल की बात की तो उन्होंने क्वांटिटी पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने क्वालिटी पर ध्यान दिया। और निष्कर्ष क्या निकला कि हिंदी साहित्य में एक ही रचना लिखी बिहारी सतसई, और वही रचना इनकी फेमस हो गई। कौन सी रचना लिखी? बिहारी सतसई। कितने दोहे हैं? लगभग 713 दोहे हैं। किसी किसी पुस्तक में 723, किसी में 725, लेकिन 713 मेरे हिसाब से 713 होनी चाहिए, तो 713 जो है एक प्रकार से मान्य है। तो आपको मैं बता दूं कि ये सब देखिएगा, रीति काल तक आपको पढ़ना है। 3 4 मतलब कि 3 3 6 और 4 10 आपको यहाँ पर पढ़ने थे। इसके अलावा आप जब जो है पढ़ेंगे, आधुनिक काल में प्रवेश करेंगे, तो वहां पर और तमाम प्रकार के कवियों, प्रसाद युग से, द्विवेदी युग से, मतलब कि प्रसाद जी हो गए, या द्विवेदी जी से बात की, भारतेंदु युग से भारतेंदु जी स्वयं आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। ठीक, तो इसी प्रकार से हम और आगे बढ़ते चलेंगे। और प्रसाद पंत, निराला, महादेवी, इन सभी के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सभी छायावाद के 4 उन्नायक तो आपके पाठ्यक्रम में संकलित ही रहने होंगे। तो इस प्रकार से आपको हिंदी साहित्य में जब ये फर्स्ट सेमेस्टर में आप लेते हैं, सिलेबस थोड़ा सा बड़ा जरूर है, लेकिन एक हिंदी साहित्य की आधारभूत समझ आप पा जाएंगे। बीए सेकंड सेमेस्टर में आपको पता ही है कार्यालय हिंदी आपको पढ़नी है, और थर्ड सेमेस्टर में आपको हिंदी गद्य पढ़नी है। ठीक, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हिंदी काव्य के बारे में विशेष आपको जानना पड़ेगा। तो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन यूं ही नहीं हो गया है। इस सबसे पहले हिंदी साहित्य का अगर इतिहास लेखन के प्रारंभ की बात की जाए तो किसने लिखा है? गारसा दत्तासी की बात की जाए, गारसा दत्तासी, ठीक, ये व्यक्ति है जिसने जो है हिंदी साहित्य को लिखने का प्रारंभ किया, हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का प्रारंभ सबसे पहले इसी व्यक्ति ने किया।
तो इसीलिए आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन प्रारंभ की बात की सबसे पहले किसने किया, तो गार्सद तासी ने किया है। तो अब थोड़ा सा हम देख लेंगे और उसके बाद में आप देखिएगा मिश्र बंधु हो गए, चाहे और भी तमाम सारे लोग आते हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन हो गए, आचार्य रामचंद्र शुक्ला हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, नगेंद्र हो गए, और तमाम प्रकार के लोगों ने उस पर मतलब कि काल विभाजन किया है। तो थोड़ा सा हम काल विभाजन पर नजर डालेंगे कि आखिरकार लोगों ने किस प्रकार से किया, मतलब विभाजन काल का, मतलब कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से अपनी दृष्टि के हिसाब से इसको कैटेगराइज किया। थोड़ा सा ये जान लेंगे कि आखिरकार किस व्यक्ति का सर्वमान्य, वैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी की बात की है तो उन्हीं का सबसे वैज्ञानिक है, तो उसको हम अभी चर्चा कर लेंगे विस्तार से लास्ट में। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हर एक विद्वान से रिलेटेड थोड़ी थोड़ी बातें हो जाए तो ज्यादा बेटर रहेगी, ताकि आपको भी एग्जाम्स में चाहे नेट जेआरएफ की परीक्षा आप देने वाले हो तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण हो सके, मतलब कि देने वाले होंगे नहीं, वैसे बीए में खास करके अगर आप बाद के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि हिंदी से जब आप पढ़ते तो हिंदी में अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और हिंदी के साथ आपको संस्कृत लेना परम आवश्यक है, हिंदी ले लिए तो संस्कृत भी साथ साथ ले लीजिएगा, ठीक है। संस्कृत के बिना हिंदी आपकी अधूरी मानी जाएगी, अर्थात पीएचडी तो इससे आप कर सकेंगे, पीएचडी कर सकेंगे, ठीक है, पीएचडी आप कर सकेंगे इससे, मतलब कि आप नेट की परीक्षा दे सकते हो, लेकिन जो है आपकी जो पीजीटी होती है इसकी परीक्षा आप नहीं दे सकते। तो हिंदी के साथ आपके संस्कृत होना परम आवश्यक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो एक बार संस्कृत जरूर ले लीजिए, ठीक, हिंदी के साथ आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर में तो अभी अपने कॉलेज में बात कर लीजिएगा, हिंदी अगर लिए है तो संस्कृत जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। और एक विषय और ले लीजिएगा अगर आपको हिंदी में करियर बनाना है तो, बाकी अगर हिंदी को ऐसे लिया है तो कोई दूसरा सब्जेक्ट आप ले लीजिएगा जो कॉम्बिनेशन वाला हो, ठीक। चलिए थोड़ा सा समझ लें हम कि पहले इतिहास को पूरा विस्तार से हम समझा दें तब फिर बात करें। तो पहले चलिए विद्वानों के अनुसार थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं किस किस विद्वान ने किस किस प्रकार से काल विभाजन किया हिंदी साहित्य के इतिहास का। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार जो सर्वमान्य है अर्थात रामचंद्र शुक्ला जी का, या उनमें भी कुछ कमियां हैं तो कौन सी कमियां हैं उसको जानने का प्रयास करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं कक्षा को। तो चलिए हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिरकार जो काल विभाजन किया विद्वानों ने उनमें किनका किनका नाम आता है और उन्होंने किस प्रकार से चीजों को लिखने का प्रारंभ किया। वैसे मैं आपको बता देना चाह रहा हूं यहाँ पर कि गार्सद तासी ने सर्वप्रथम जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का प्रयास किया, ठीक है, लेकिन कोई खास काम इन्होंने नहीं किया हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में, ठीक। तो इसलिए इनका नाम बस इतना याद ध्यान रखना होता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन का काम इन्होंने प्रारंभ किया था, इतिहास लेखन। दूसरा नाम आता है मौलवी करीमुद्दीन का और तीसरा नाम आता है शिव सिंह सेंगर का। ओके, तो ये सब ऐसे शिव सिंह सरोज नाम का ग्रंथ लिखा, ठीक है। और कुल मिलाकर के इन तीनों के ग्रंथों की अगर बात की जाए तो उतना ज्यादा एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे मतलब कुछ भी मात्रा में मतलब दृष्टि से कुछ भी किसी भी दृष्टि से आप देखिएगा तो इनका उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगा हम लोगों की दृष्टि से, और ना हम लोगों को उतना पढ़ना है इसके बारे में। अब थोड़ा सा आगे हमको कहां से देखना होता है, चूंकि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम काल विभाजन का जो ग्रंथ माना जाता है मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये एक ऐसा ग्रंथ है जो हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन प्रस्तुत करता है। और ये डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा लिखित ग्रंथ है जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास का ही ग्रंथ है। और इस ग्रंथ के माध्यम से आप देखिएगा हिंदी साहित्य के इतिहास को लगभग 12 काल खंडों में बांटने का प्रयास इन्होंने किया है। लेकिन इनका भी जो इन्होंने किया डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल विभाजन करने का सबसे पहला ग्रंथ तो इनके नाम है कि इन्होंने किया, लेकिन अगर बात की है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन की तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ये वैज्ञानिकता की दृष्टि से इनका यह काल विभाजन बिल्कुल सही नहीं उतरता है। ऐसा प्रतीत होता है इन सभी चीजों के माध्यम से 12 में मतलब लगभग 1000 साल के इतिहास को इन्होंने 12 काल खंडों में बांट दिया। इसका मतलब ये है कि इनका कहीं ना कहीं पे इसमें कुछ त्रुटियां अवश्य रही। इसकी आलोचना की जाती है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन की किस तरीके से कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये इनका जो काल विभाजन रहा है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का, ये हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन ना होकर के ये मान सकते हैं कि हिंदी साहित्य रूपी एक विषय के विभिन्न अध्याय के बारे में बताया गया है। अर्थात इस प्रकार से तो कौन कौन से अध्याय या कौन कौन से काल विभाजन में इन्होंने किया, जैसे कि आप देख पहला इन्होंने बताया चारण काल आपको पता होगा चारण और भाट कवि होते हैं जो कि क्या करते हैं राजाओं के यहाँ पर जाकर के
और गाना बजाना करते हैं, उनकी दुहाई गाते हैं। जैसे आपने राजा जनक के दरबार में देखा होगा, एक गाना आता है जब माता सीता जी का विवाह भगवान श्री रामचंद्र के साथ होना तय हो जाता है, उसके बाद में आप देखते हैं कि तय नहीं होता है, एक धनुष की एक प्रतियोगिता रखी जाती है। और धनुष की प्रतियोगिता जब रखी जाती है तो एक प्रकार से आप देखिएगा कि राजा के गुणगान के लिए कुछ भाट आते हैं, कुछ चारण आते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग राजा की गुण मतलब बधाई या फिर गुणगान गाते हैं, राजा की जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उनके बारे में बताने का प्रयास करते हैं। जब सभी राजागण आकर के बैठ जाते हैं और धनुष सामने रख दी जाती है, उसके बाद में एक गाना आता है, आप रामानंद सागर के द्वारा बनाई गई जो रामायण उसमें देखिएगा, एक गाना आता है कि हम बंदी जन करके है, कि हम बंदी जन गुण गाते इस प्रकार से है। आप लोगों ने शायद सुना हो अगर, और रामायण भी आप लोगों ने दुर्गा पूजा में तो देखा ही होगा खूब, तो आपको पता ही होगा। तो वहां पर अगर गौर करिएगा तो वो जो गाना वगैरह वो लोग गा रहे होते हैं, वही होते हैं चारण और भाट जिनको कहते हैं। ठीक, तो बात की चारण काल की, तो 700 ईस्वी से लेकर के 1400 ईस्वी तक का जितना भी लिखा गया है, फिर इसमें इन्होंने कैटेगराइज किया, ये भी बता दिया कि हाँ चारण काल है ये 700 ईस्वी से लेकर के 1400 ईस्वी तक। वही दूसरा बताया इन्होंने 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, ये दूसरा इन्होंने बताया अध्याय। तीसरा अध्याय बताया कि जायसी की प्रेम कविता, इसको अलग रखा। ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, इसमें 1500 ईस्वी से लेकर के 1600 ईस्वी के बीच में बताया कि जो ब्रज में कृष्ण भगवान का मतलब कृष्ण भगवान के बारे में जो कवि लोग या फिर जो लोग मतलब कि चाहे उनकी भक्ति की दृष्टि से गा रहे थे, चाहे कुछ रचनाएं लिख रहे थे, तो उसके बारे में इन्होंने बताया। इसके अलावा आप देखिएगा मुगल दरबार में जो कवि मतलब लिख रहे थे, अर्थात मुगल दरबार में भी आप देखिएगा, मुगल दरबार अर्थात 1526 ईस्वी में भारत में प्रथम मुगल बादशाह अब जो है बाबर आता है 26 में। उसके बाद से मुगल मतलब की सत्ता स्थापित होती है 1526 ईस्वी पानीपत के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सॉरी पानीपत के प्रथम विश्व युद्ध के बाद में। तो मुगल दरबार में कैसी कविताएं लिखी जाती थी उसको इसमें रख दिया इन्होंने। तुलसीदास को अलग रखा है कवि के रूप में, और तुलसीदास को बताया कि बहुत महान कवि थे, और वास्तविक है कि तुलसीदास जैसा कवित्व या उनके जैसा व्यक्तित्व या उनकी जैसी रचनात्मक शैली और किसी कवि मतलब कि आपको कवि में देखने को नहीं मिलेगी, जो महाराज तुलसीदास जी में मिलेगी आपको देखने के लिए। बड़े ज्ञान की बातें और एक प्रकार से सब कवि के हिसाब से सुसज्जित करके इन्होंने प्रकट करने का प्रयास किया है। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि सूर सूर तुलसी शशि उड्डुगन केशोदास अबिके कवि खद्योतसम जहां तहां करत प्रकाश, अर्थात सूर दास जो है वो सूर्य के समान चमकने वाले हैं, सूर्य के समान प्रकाशित करने वाले हैं समाज को। तुलसी शशि, तुलसी चंद्रमा के समान है, अर्थात शीतलता प्रदान करने वाले कवि हैं। इसके अलावा उड्डुगन केशोदास, केशोदास को उड्डुगन माने क्या होता है, तारे, अर्थात तारों की तरीके से ये टिमटिमाने का प्रयास करते हैं, अर्थात तारों से तुलना की गई केशोदास जी की। और अब के कवि खद्योत्सम जहां तहां करत प्रकाश, खद्योत माने होता है जुगनू, अर्थात अब के कवि कैसे हैं, खद्योत्सम है, खद्योत के समान है, वो जहां तहां प्रकाश करते हैं, अर्थात धूप से जले और धूप से बुताएंगे। यह प्रकार से आज के कवि लोग जलत हैं, भूतत हैं, इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा ज्ञान वही चीज है। और ये लोग क्या है कि हरि माया हरि कथा अनंता कहां सुने बहुविध बहु संता, तो उस प्रकार से ये चीजें लिख रहे थे। इसके बाद में तुलसीदास जी को बहुत बड़ा लोकनायक कहा। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का ये कथन है, एग्जाम में प्रश्न आता है, इन्होंने कहा कि डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने कि महात्मा बुद्ध के बाद अगर भारत में कोई दूसरा लोक नायक हुआ तो वो महाराज गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ही थे। तो गोस्वामी जी की बात किया तो महात्मा बुद्ध जी के बाद में सबसे अधिक लोकप्रियता जो मिली, चाहे वो भारतीय स्तर पर या विदेशी स्तर पर बात की जाए, तो वो तुलसीदास जी के बारे में ही बताया इन्होंने, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ऐसा नहीं कि हम बता रहे हैं या कोई भारतीय कवि बता रहा है, ये विदेशी कवि ही बता रहा है, ठीक, विदेशी लेखक ही है। इसके अलावा रीति काव्य की रचनाएं जो लिखी जा रही थी उसके बारे में इन्होंने बताया कि रीति काव्य को अलग रख दिया। तुलसीदास की अन्य परिवर्ती जो मतलब कि लोग रहे हैं, जो परिवर्ती लेखक रहे उनके बाद वाले, उन्हीं के मतलब कि राम काव्य धारा पर चलने वाले, तुलसी को अपना आदर्श मानने वाले जो कवि रहे उनको इसमें रखा इन्होंने। और नौवां इन्होंने अध्याय बताया 18वीं शताब्दी आता, जो 18वीं शताब्दी आता 1700 से लेकर के 1800 तक का जो समय काल है, इसी को 18वीं शताब्दी कहा जाता है। ओके, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, आप देखिएगा कि कंपनी के शासन में हिंदुस्तान कैसा था,
अर्थात आप देखिएगा कंपनी जब भारत पर कंपनी शासन कर रही थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उस समय भारत में किस प्रकार से कवि मतलब कि या कविताओं की बात की जाए या गद्य लेखन की शुरुआत की बात की है तो किस प्रकार से रचनाएं हो रही थी। इसके बाद में विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, चूंकि आपको बता दूं कि 1757 ईस्वी में एक युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध। 1757 ईस्वी के युद्ध के बाद से 1857 ईस्वी में क्या होता है, क्रांति होती है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता, ठीक है, क्या होता है, संग्राम होता है। तो इसी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से होता क्या है कि ये जो शासन अभी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था, कंपनी मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, इसके हाथ में शासन था, तब जो रचनाएं लिखी जा रही थी उसको इन्होंने रखा था। 1757 ईस्वी में मुख्य रूप से अगर बात की है तो भारत की सत्ता जो होती थी वो बिखरी हुई थी। इससे पहले प्लासी के युद्ध, बक्सर के युद्ध बाद से थोड़ा सा क्या होता है, कंपनी अपना वर्चस्व स्थापित करती है, व्यापक धरातल पर राज्य करने का प्रयास करती है। और उसी श्रृंखला में 1757 के बाद में आप देखिएगा तो कंपनी मुख्य रूप से भारत पर शासन करना प्रारंभ कर देती है और 1857 तक बहुत धड़ल्ले के साथ शासन करती है। उसके बाद में होता क्या है कि 1857 ईस्वी में ही क्रांति होती है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के नाम से, मतलब क्रांति आपको पता ही होगा 1857 की क्रांति। तो उस क्रांति के बाद में एक साल के बाद 1858 ईस्वी में एक अधिनियम आता है ब्रिटिश पार्लियामेंट से। क्या अधिनियम आता है कि अब जो है, अब तक जो शासन कंपनी कर रही थी भारत पर, अब वह शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाएगा। ब्रिटिश क्राउन मतलब क्या होता है, महारानी विक्टोरिया उस समय शासन कर रही थी, तो महारानी विक्टोरिया के जो ऊपर ताज रखा जाता है उसी को क्राउन कहते हैं, मुकुट जिसको कहते हैं। तो अर्थात अब ब्रिटेन का एक प्रकार से जो राजा होगा, ब्रिटेन की जो रानी है, महारानी है, वो एक प्रकार से अब भारत पर शासन करेंगी, कंपनी के हाथों शासन छीन करके इनके हाथों में चला जाएगा। तो अब विक्टोरिया के शासनकाल में जो हिंदुस्तान में जो रचनाएं लिखी गई उनको इन्होंने इसमें रखा और इसके बाद में विविध अज्ञात कवि जो रहे उसको इन्होंने अलग रख दिया। तो इस प्रकार से इन्होंने इतने कैटेगरी में बांटा, किसने, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को। बहुत डीप होता चला जा रहा है, मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि वैसे बता दूं लेकिन डीप होता चला जा रहा है, तो इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा तो बहुत विधिवत तरीके से आपके समझ में आ जाएगा और जीवन में फिर आपको हिंदी साहित्य और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी आप पढ़ लीजिएगा, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप पढ़िएगा ही मत, लेकिन आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी आज के बाद में। चलिए थोड़ा सा अब हम दूसरे व्यक्ति के बारे में, मिश्र बंधुओं के बारे में, इसके बाद में नाम आता है मिश्र बंधुओं का, तो देख लेते हैं मिश्र बंधुओं ने किस प्रकार से हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में बताया। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले लीजिएगा, जितने भी लोग दिख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, उसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम। चलिए हम आगे अब समझते हैं कि आखिरकार मिश्र बंधुओं ने किस प्रकार से अपने ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में जो है किस प्रकार से हिंदी साहित्य के इतिहास को कैटेगराइज किया है, किस प्रकार से हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटने का काम किया है, विभाजित करने का प्रयास किया है, उसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। आइए तो मिश्र बंधु विनोद की बात की है, दोनों भाइयों ने मिलकर के, आप देखिएगा मिश्र बंधुओं ने क्या किया। मिश्र बंधु विनोद नाम का एक ग्रंथ है, इस ग्रंथ में इन्होंने लगभग 5 प्रकार के कालखंड में हिंदी साहित्य को बांटा। पहला है आरंभिक काल, दूसरा है माध्यमिक काल, तीसरा अलंकृत काल, चौथा परिवर्तन काल और पांचवा वर्तमान काल। अगर बात की है इनके, अभी मैं थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद में इसकी आलोचना पर भी चर्चा कर लूंगा कि आखिरकार इसमें क्या कमियां रही हैं। और निश्चित तौर पर अगर कहा जाए तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन से तो अच्छा ही इनका काल विभाजन है, अर्थात डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के हिंदी साहित्य के काल विभाजन में जो कमियां थी खास करके उनमें से कुछ कमियां इनमें आपको नहीं दिखेंगी। अर्थात इन्होंने काल विभाजन का एक प्रकार से अच्छा सा तार्किक विवरण तो कुछ मात्रा में देने का प्रयास किया। अर्थात इनके काल विभाजन में डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन की तुलना से आपको प्रवणता दिखाई पड़ेगी, अर्थात इनमें थोड़ा बढ़िया दिखाई पड़ेगा, उनसे ठीक ठाक दिखाई पड़ेगा। ठीक, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा सा जान लेते हैं हम। सबसे पहला कौन सा काल इन्होंने बताया, आरंभिक काल। आरंभिक काल की बात की जाए तो आरंभिक काल को इन्होंने 2 भागों में बांटा, कहा कि पूर्व आरंभिक काल और एक उत्तर आरंभिक काल। देखिए इन्होंने 700 ईस्वी से लेकर के 1300 विक्रमी तक का जो समय काल है, सॉरी विक्रमी की मैं बात कर रहा हूँ, विक्रमी समझिएगा, विक्रमी मतलब क्या होता है, ये शक संवत मतलब एक प्रकार से ये विक्रम संवत है। ठीक, विक्रम संवत की बात किया, जब इनमें से विक्रम संवत में से आप क्या करेंगे 57 घटा देंगे तो आपको सन निकल आएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो विक्रम संवत की बात की है, विक्रम संवत से जब आप
57 घटा देंगे, अर्थात अगर मान लेते हैं 1343 ईस्वी से हम 57 घटा देंगे, कितना मिलेगा? देखिए 13 में से 7 गए, कितना हो गया? 7 और 6 कितना होता है भाई? 13 होता है। यहाँ कितना बचेगा? 6 बचेगा। ठीक, 7 और 6 13। तो यहाँ पर कितना बचा भाई? यहाँ पर बचा फिर से 3, यहाँ से उधार लिया था हमने, 3 बचा, यहाँ से फिर एक उधार लिया, 13 हो गया। 13 में से 5 गए, कितना बचेगा? 13 में से 5 गए, कितना बचेगा भाई? 9 5 13 होता है, कितना होता है? 8 5 13। ठीक, तो 8 यहाँ पर बचेगा आपका। उसके बाद में आप देखिएगा यहाँ पर कितना बचेगा? 12, और ये हो गई ईस्वी। अर्थात देखिएगा 1286 ईस्वी, इसमें अगर 57 अगर आप जोड़ देंगे, अर्थात जब भी ईस्वी के सन से आपको जोड़ना होगा तो ये निकल आएगा विक्रम का संवत, अर्थात ये विक्रमी संवत है। देखिए 7 और 6 कितना हो जाएगा आपका? 7 6 13 के 3 हासिल आए 1, 5 8 5 13 और 14 के 4। ठीक, एक बचा आपका, और 2 और 1 3 और 1 ये निकल गया आपका फिर से विक्रमी वाला। ठीक, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी बातें। अर्थात जब भी आपको विक्रम संवत से सन संवत बनाना हो, ठीक है, विक्रम संवत से सन संवत बनाना होगा तो क्या करेंगे? 57 घटा देंगे उनमें से। ठीक, अगर मान लेते हैं आपको ईस्वी सन में दिया है और विक्रम संवत में पता करना है कि क्या होगा, तो आप उसमें 57 क्या कर देंगे? 57 ऐड कर देंगे। ओके, ये बात आप ध्यान रखिएगा तो ज्यादा समझ में हिंदी साहित्य आएगा, क्योंकि रामचंद्र शुक्ला के जो डेट होंगे वो भी विक्रम संवत में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक, इसके बाद में हम उन्हीं के काल विभाजन पर चर्चा करेंगे विस्तार से। तो उत्तर आरंभिक काल की बात की है तो 1344 ईस्वी से लेकर के 1444 ईस्वी तक माना इन्होंने। ठीक, मतलब 1344 विक्रमी से लेकर के 1444 विक्रमी तक, अर्थात 100 वर्षों का समय इन्होंने इसको दिया। और ये देखिएगा जो 700 विक्रमी से लेकर के और 1343 विक्रमी तक का समय काल है, ये खास करके अभ्रंश साहित्य जो आपको पढ़ाया जाता है, अभ्रंश साहित्य का समय काल है। अर्थात सरापा, कड़हापा, लुइपा, डुइपा, ठीक है, सबरपा, ये सब लोग यहाँ पर जो है आपको दिखाई पड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये कि पूर्व प्रारंभिक काल या फिर जो आरंभिक काल, इन्होंने 700 से लेकर के विक्रमी से लेकर के 1343 विक्रमी तक जो समाहित करने का प्रयास किया अपने में, कहीं ना कहीं पे तर्क संगत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये अभ्रंश साहित्य है और अभ्रंश साहित्य का एक अलग स्थान है, अलग महत्व है। ठीक, क्योंकि सबसे पहले कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा आदि भाषा है। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादेपि सुभाषितम। तो संस्कृत से कौन सी भाषा बनी है? संस्कृत से बनी है भाई, देखिए 1 मिनट रुकिएगा, संस्कृत से बनी, यहीं पर देख लीजिए, मैं बता दूं आपको। संस्कृत भाषा से बनी है आपकी, संस्कृत से बनी है, देखिएगा संस्कृत से बनी है पाली भाषा। ठीक, पाली के बाद में आई है प्राकृत भाषा। ठीक, प्राकृत भाषा के बाद में कौन सी भाषा बनी है? अपभ्रंश भाषा बनी है, अपभ्रंश भाषा बनी है। ठीक, अपभ्रंश भाषा, और अपभ्रंश के बाद में अपभ्रंश के ही कहीं ना कहीं पे ये साहित्यिक भाषा अपभ्रंश रही, इसके ही पैरेलल आप देखिएगा तो अवहट्ट जो भाषा है, अवहट्ट भाषा की बात की तो कोई भाषा नहीं, एक बोली, आमचाल की बोली, मतलब कि गवई भाषा। और अवहट्ट के बाद में आपका आप देखिएगा तो हिंदी अपनी भाषा, हिंदी की बोलियों का विकास हुआ, हिंदी की इसका विकास हुआ, हिंदी की बोलियों का विकास होता है। और इससे कि इसमें ब्रज भाषा बोलियों में खास करके ब्रज भाषा और अवधी, ये 2 बोलियों का बोलबाला रहा। और इसके बाद में आकर के खड़ी बोली का विकास हुआ। तो खड़ी बोली का विकास आकर के गद्य काल में होता है, अर्थात आधुनिक काल में। और यहीं पर आते आते आप देखिएगा गद्य काल में खड़ी बोली ही गद्य और पद्य का साधन बन जाती है। और इसके बाद से हिंदी की बात की है तो विस्तार से हिंदी का एक परिष्कृत सुसज्जित रूप और भाषा का सुधरा हुआ रूप हमारे समक्ष आता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा के परिमार्जन में। तो कुल मिलाकर के ये भाषा का एक प्रकार से थोड़ा सा इतिहास था जो कि मैंने आपको बता दिया। तो इसी श्रृंखला में आप देखिएगा अपभ्रंश का एक अपना महत्व है। ठीक, तो ये अपभ्रंश आपका यहाँ से हिंदी साहित्य का जो इतिहास उठाया इन्होंने, ये अपभ्रंश से ही उठा लिया, यानी यहाँ से प्रारंभ कर दिया, इतना जटिल मतलब लंबा। ठीक, तो इसीलिए इसमें भी कुछ त्रुटियां हैं। इसके बाद में माध्यमिक काल में बांटा, माध्यमिक काल, पूर्व माध्यमिक काल 1445 विक्रमी से लेकर के 1560 विक्रमी, यहाँ से प्रारंभ करके ये। उसके बाद में प्रौढ़ माध्यमिक काल, पूर्व माने होता है आरंभिक काल के पहले, ठीक है, उत्तर आरंभिक मतलब उत्तर माने बाद में, पूर्व माने पहले, इसी प्रकार से पूर्व माध्यमिक काल माध्यमिक काल से पहले ये वाला समय। उसके बाद प्रौढ़ माध्यमिक काल बांटा 1561 से लेकर के 1680 विक्रमी तक का समय काल। उसके बाद में अलंकृत काल यानी रीति काल को उन्होंने अलंकृत काल कहा, जो कि रीति काल में केवल अलंकृत अलंकार की रचनाएं ही नहीं लिखी जा रही थी, उस समय वीर रचनाएं या वीरतापूर्वक रचनाएं भी लिखी जा रही थी।
तो ऐसे में ये नाम बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं ठहरता है और ना ही ये वाला जो शामिल किया इन्होंने ये समय सहलता है। ये आलोचनाएं इनकी हो सकती हैं तो होती भी हैं। अलंकृत काल को दो भागों में बांटा, एक तो पूर्व अलंकृत काल और यानी पूर्व अलंकृत काल की बात की जाए यानी अलंकारिक काल से पहले वाला समय काल 1681 विक्रमी से लेकर के 1790 विक्रमी तक का समय काल पूर्व अलंकृत काल है। उत्तर अलंकृत काल की बात की है तो 1791 विक्रमी से 1891 विक्रमी तक का समय काल, सॉरी 1889 तक विक्रमी का जो समय काल है वो समय काल यहाँ तक मान सकते हैं। और लास्ट काल इन्होंने बताया परिवर्तन काल। परिवर्तन काल भी आप देखिएगा नाम समीचीन नहीं होता है। अगर बात की परिवर्तन काल, कोई ऐसा काल थोड़ी न रहा, तो परिवर्तन काल भी नाम समीचीन नहीं होता है। संवत 1890 विक्रमी से लेकर के 1925 विक्रमी तक का समय काल रहा है। और इसके बाद में जो है नाम आता है, कौन सा नाम है भाई, वर्तमान काल। वर्तमान काल जो नाम इन्होंने पांचवा नाम दिया यहाँ पर आप देखिएगा वर्तमान काल। तो वर्तमान काल की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान काल इन्होंने 1926 विक्रमी से 1926 विक्रमी के बाद से आद्यावधि यानी कि उसके बाद से जितना भी समय अभी तक आया ये सब क्या है, वर्तमान काल ही चल रहा है। तो इस प्रकार से मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ में मिश्र बंधुओं ने इस प्रकार से हिंदी साहित्य के काल विभाजन को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ओके, थोड़ा सा और आगे हम बढ़ेंगे और चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ला द्वारा दिए गए जो काल विभाजन है उस पर थोड़ा सा नजर डालेंगे। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा सभी लोग फटाफट से। तो अब आइए हम फाइनली समझते हैं कि आखिरकार आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किस प्रकार से जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को डिवाइड किया है, बांटा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे आखिरकार आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने किस प्रकार से डिवाइड किया है, बांटा है। तो इनकी श्रृंखला में अगर हम बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी की, तो इनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, और हिंदी साहित्य के इतिहास नामक ग्रंथ जो कि इन्हीं का है आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का। तो इन्होंने अपने इतिहास में हिंदी साहित्य को बात की है तो 4 कालखंडों में 1000 साल के इतिहास को हिंदी साहित्य के 4 कालखंडों में डिवाइड किया, जो कि अब तक का या लगभग अभी तक का मेरे हिसाब से सबसे उत्कृष्ट और सबसे प्रामाणिक, सबसे वैज्ञानिक काल विभाजन और नामकरण प्रतीत होता है। कुछ आलोचनाएं शुक्ला जी के भी इतिहास की रही हैं, लेकिन वो जो है कहीं ना कहीं पे उतनी ज्यादा सार्थक सिद्ध नहीं होती हैं जितनी मात्रा में उनके जो एक प्रकार से ग्रंथ में लिखी गई बातें हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास। अगर आप हिंदी साहित्य के इतिहास को या फिर आप हिंदी साहित्य में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी की जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसकी प्रति आपको लेनी चाहिए, अर्थात वो पुस्तक आपको खरीदनी चाहिए जो इन्होंने लिखी है। आपको मिल जाएगी, 200 रुपए की लगभग आती है, मेरे पास है, मैं आपको दिखा दूं शायद अगर मेरे पास हो पाए। 1 मिनट रुकिएगा, मैं देख लूं थोड़ा सा शुक्ला जी का इतिहास। 1 मिनट प्लीज। यहाँ नहीं भाई, वो जो है वही बनारस में छूट गई है। अभी तो मैं घर पे आया हूँ। यहाँ पर भी कुछ पुस्तकें हैं, हालांकि उसमें से दिखाई नहीं पड़ रही थी मुझे, तो मैंने सोचा वहाँ पे जाकर के देख लूँ। हिंदी साहित्य की और भी किताबें रखी हैं, लेकिन वो शुक्ला जी वाली किताब नहीं दिख रही, तो मुझे वो वहीं पर है बनारस में, तो वो देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है वो किताब शुक्ला जी वाली। तो आइए देखते हैं शुक्ला जी ने किस प्रकार से काल विभाजन किया और किस प्रकार से जो है उनका काल विभाजन आज वर्तमान में प्रासंगिक है, इस दृष्टि से देखेंगे। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी की बात की तो हिंदी साहित्य के सबसे बड़े आलोचक कहे जाते हैं ये शुक्ला जी। ठीक, इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने 2 तरीके से हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा। 2 तरीका, पहला तरीका कौन सा था, एक तो प्रवृत्ति के हिसाब से इन्होंने काल विभाजन किया और दूसरा समय के हिसाब से। ओके, पहला कौन सा, पहला तो प्रवृत्ति के हिसाब से काल विभाजन किया और दूसरा समय के हिसाब से। अर्थात अगर मैं बताऊं इस समय के हिसाब से, देखिए जैसे आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल या आधुनिक काल। ठीक, ये तो हो गया आपका कौन सा,
ये हो गया आपका समय के हिसाब से। बात की है प्रवृत्ति के हिसाब से, जैसे वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल, ये सब प्रवृत्ति के हिसाब से इनका है। तो दो तरीके से काल विभाजन इन्होंने करने का प्रयास किया, और खास करके ये वैज्ञानिक इसी तरीके से, चूंकि प्रवृत्ति के हिसाब से काल विभाजन इससे पहले किसी ने नहीं किया था। हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखते समय वो काम किया किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने किया, और उसी के लिए खास करके आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी को याद करते हैं, उनका नाम बड़े आदर से लेते हैं। बात की जाए अगर रामचंद्र शुक्ला जी की, तो रामचंद्र शुक्ला जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को जिन चार खंडों में बांटा है वो है आदिकाल, वीरगाथा काल, जिसको अपूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल यानी रीति काल, और आधुनिक काल यानी गद्य काल। आदिकाल वीरगाथा काल 1000 संवत 1050 विक्रमी से 1375 विक्रमी तक का जो समय काल है। विक्रमी को मैंने बताया कि जब भी आपको संवत में कन्वर्ट, मतलब कि उसके सन में कन्वर्ट करना होगा विक्रम संवत को, तो आपको करना क्या है? आपको बस करना है कि 57 इनमें से माइनस कर देना, बस आपको पता चल जाएगा। तो आदिकाल में आप देखिएगा 1000 ईस्वी से प्रारंभ करके इन्होंने, मतलब 1050 विक्रमी से, अर्थात लगभग 1000 से ईस्वी से, या 900 आप देखिएगा लगभग 993 ईस्वी से पड़ेगा, 997 पड़ेगा, ठीक। तो वहां से प्रारंभ करते हैं ईस्वी से, और 1375। इसमें से अगर आप 57 घटा देंगे कितना बचेगा? 57 घटाइए इनमें से फटाफट से, तो 50 तो यही घट गया, और 7 और घट जाएगा, 93। 993 ईस्वी से मानते हैं ये शुरुआत हिंदी साहित्य के इतिहास की। खास करके कहीं ना कहीं पे इस पर भी आप देखेंगे, जो इनका वीर गाथा काल नाम दिया गया है, इस पर स्टार हमने इसलिए बना दिया है क्योंकि इस स्टार का मतलब ये है कि वीर गाथा काल नाम जो होता है ये उतना समीचीन नहीं होता जितना शुक्ला जी ने बताया। और शुक्ला जी ने 12 ग्रंथों को उठाया, और उन्हीं 12 ग्रंथों को एक प्रकार से आधार बना करके कहा कि इस काल में जितनी भी रचनाएं लिखी गई वो सब चूंकि वीरता पूर्वक थी। खास करके वीर काल में वीर गाथा काल, इसलिए इसका नाम पड़ा आदिकाल का इन्होंने दिया। इसीलिए कहा चूंकि जो 12 रचनाएं में से पृथ्वीराज रासो से लेकर के तमाम प्रकार के रासो साहित्य के जो ग्रंथों को देखा, सिद्ध और नाथ साहित्य के जो ग्रंथ थे उसको इन्होंने नहीं लिया, नकार दिया, चूंकि वो मात्र एक प्रकार से भक्ति काल, मतलब कि एक जो है भक्ति साहित्य के को ध्यान में रख करके उसको थोड़ा सा अलग कर दिया इन्होंने, शुक्ला जी ने। तो और वीर गाथा काल में वीरता वाली जो रचनाएं थी, 12 रचनाएं मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसको हम जब चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य का, जब वीर गाथा काल पढ़ेंगे तो उसमें हम इस बात का जिक्र करेंगे, पूरा विस्तार समझेंगे। तो वीर गाथा काल में जो रचनाएं हो रही थी, खास करके उनकी अगर मैं बात करूं तो रचनाएं हो रही थी जैसे कि यक्का मारे दुई गिर जावे, तीसरा खूब खाए मर जाए, और मतलब ये था कि एक्का मारे दुई गिर जावे, तीसरा खूब खाए मर जाए, हाथ पटक दिए भुइमा जो तो 9 मन माटी ले उठाए, और इसी प्रकार से रिम झिम भाला बरसे वह मैदानन के बीच मझाए। इसी प्रकार से एक दोहा आप लोगों ने सुना होगा क्षत्रियों के लिए खास करके कि 12 बरस ले कूकर जीवे और 16 ले जीवे सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन का धिक्कार। ये आपने वीर गाथा काल की रचनाओं में सुना होगा। इसके अलावा अर्थात 12 बरस ले कूकर जीवे, यानी कि कुत्ते की उम्र 12 बरस ले है, मतलब 12 साल की है, और 12 बरस ले कूकर जीवे और 16 ले जीवे सियार, अर्थात 16 साल उम्र किसकी है? सियार की है, ठीक। और किसके बारे में? 16 ले जीवे सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। 18 साल की छत्री अगर मतलब जीते हैं तो वो मतलब छत्रियों का जीवन 18 साल बताया, अगर उससे ऊपर जीते तो फिर वो धिक्कार है उनके जीवन पर। इस प्रकार के क्षत्रिय रहने पर अर्थात वीरता पूर्वक वर्णन किया गया। इसी प्रकार से स्त्रियों की परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो स्त्रियों को एक प्रकार से भोग की वस्तु समझाता था, अर्थात एक वस्तु मतलब कि एक प्रकार से लूटपाट उसकी स्त्रियों की भी होती थी। जैसे कि धय दो डोला समर खेत में जे जीते ते ले उठाए, और दांत उखारे भंवरा नल कहते दिल्ली में करे द्वार एक चार। आपने देखा होगा। तो डोला मतलब क्या? तो धय दो डोला समर खेत में, यानी युद्ध क्षेत्र में अगर कोई कन्या जा रही, शादी करके कोई लेकर के जा रहा है, देखा कि कन्या बड़ी खूबसूरत है, सुंदर है, तो धय दो ये लागे डोला जगरे पावर हुए सौंदर्य, मतलब कि एक प्रकार सौंदर्य पर अधिकार शौर्य का होता है। उन लोगों का कहना था कि शौर्य और सौंदर्य की जोड़ी बेस्ट होती है, अच्छी होती है, अर्थात जिस जो है पुरुषों के पास शक्ति की होना परमावश्यक है, यानी कि उनके पास सूर श्रृंगार करे रण के तब नारी श्रृंगार पे ध्यान धरे ना। अर्थात जब जो सूरमा होते हैं, जो मतलब वो होते हैं, सूरमा कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, अर्थात जो युद्ध क्षेत्र में लड़ने वाले जो एक प्रकार से सूरमा होते हैं
वो जब श्रृंगार मतलब करते हैं रणभूमि के लिए जाने के लिए, तो नारी श्रृंगार प्यार था, तो बाला और वो लिपलास और लिपस्टिक नहीं देखते कि ये लगाना है कि छूट गया, या आंखों के काजल भी लगाया कि नहीं लगाया, ठीक, वो सब इस पर ध्यान नहीं देते। वो क्या करते हैं, बस केवल भाला बर्छी और कवच पहन करके निकल लेते। तो सूर श्रृंगार करे रण गए, तब नारी श्रृंगार पे ध्यान धरे ना। आल्हा आपने कभी सुना होगा, तो वो सब आल खंड वगैरह सब देखिएगा, जो भी रचनाएं सब आदिकाल की ही हैं। और धैर्य धैर्य डोला समर खेत माजे जीते थे ले उठाए, ठीक, मतलब कि स्त्रियों को एक प्रकार से देखते थे अच्छी स्त्री है, बस आओ लड़ लियो, अगर तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है हमसे जीत जाओ तो लेके चला जाओ। इसी प्रकार से राजा दशरथ को जो है रोक लिया था किसने, जब कैकेयी से युद्ध करके, मतलब कि कैकेयी और ये राजा दशरथ जो थे साथ में जाकर के, जब देवासुर संग्राम के बाद में जब युद्ध करके लौट रहे थे दोनों लोग साथ में, कैकेयी महारानी और महाराज दशरथ, तो किष्किंधापुरी पर रही थी रास्ते में, उस समय बाली वहां का राजा था। तो बाली ने देखा कि स्त्री बड़ी सुंदर है, इसने कहा कि पहले मुझसे युद्ध करो। तो अगर तो इन्होंने मतलब कि चूंकि राजा दशरथ उतना सामर्थ्य उनके पास चूंकि उस समय बचा नहीं था शक्ति, चूंकि देवासुर संग्राम से लौट करके आए थे, और कहा जाता है कि बाली के सामने जो जाता था उसकी शक्ति जो है थी खत्म हो जाती थी, ठीक है, मतलब आधी हो जाती थी। तो हुआ क्या कि इन्होंने कहा कि लड़ने में तो हम जीत नहीं पाएंगे, और तब उसने कहा एक और शर्त रखी, अगर अगर लड़ने में अगर सामर्थ्य नहीं हो तो ये स्त्री जो सुंदर है इसको मुझे दे दो। तो महारानी कैकेयी बड़ी सुंदर थी, तो राजा दशरथ उनको तो दे नहीं सकते थे, ठीक, तो उसने कहा अच्छा तीसरी शर्त उसने क्या रखा कि मुकुट दे दो, क्योंकि बंदरों के पास उसके पास मुकुट उतना अधिक मात्रा में रहा नहीं होगा, या फिर उसने सोचा कि मुकुट उस समय का ताज होता था, ताज मतलब समझ रहे हैं, एक अगर राजा से अगर मुकुट ले लो तो बहुत बड़ी मतलब पूरी उनकी राज्य मतलब आपके पास आ गया, तो मुकुट बाली ने ले लिया था, ठीक, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो एक प्रकार से पहले यही सब चीज होती थी, तो कहते थे कि अब लाओ रख दियो डोला, डोली जो है डोला माने डोली, डोली अगर ले जाते तो रख दो, युद्ध कर लो, उसके बाद में अगर जो जीत जाओगे तो फिर स्त्री पर तुम्हारा अधिकार, अन्यथा तो मैं ही हूँ। तो इस प्रकार से हुआ करता था। तो इसीलिए वीर गाथा काल में जितनी भी रचनाएं हुई हैं, बढ़ चढ़कर जितनी फेमस रचनाएं हैं वो वीरता पूर्वक हैं, और चूंकि वीरता पूर्वक रचनाएं हैं इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने क्या कहा, इसीलिए कहा कि आदिकाल वीर गाथा काल इसको हम कह सकते हैं, अर्थात वीर गाथा काल इसका प्रवृत्तात्मक नाम इन्होंने दिया। यानी कि ये 1050 विक्रमी से लेकर के 1375 विक्रमी तक का समय काल वीर गाथा काल रहा। उसके बाद में पूर्व मध्यकाल, पूर्व माने होता है बाद में, मध्य माने मतलब कि मध्यकाल के पहले वाला थोड़ा सा, और उत्तर माने होता है बाद में। और पूर्व मध्यकाल का एक नाम क्या इन्होंने दिया, भक्ति काल। भक्ति काल नाम भी देना इनका उतना समीचीन नहीं होता, क्योंकि इस समय भक्ति काल में भी कुछ रचनाएं और भी लिखी जा रही थी, ठीक। तो हालांकि ये बेस्ट है, सबसे अच्छा नाम अगर देखा जाए तो ये रहेगा भक्ति काल, क्योंकि सभी विद्वानों ने भक्ति काल पर, चाहे बात की जाए डॉक्टर राम कुमार वर्मा की, चाहे बात की जाए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, सभी ने भक्ति काल नाम माना है सही तरीके से। तो पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल की बात करें, भक्ति काल तो आप सभी को पता ही होगा, ठीक है, 1375 से 1375 विक्रमी से 1700 विक्रमी तक का समय काल, ये पूर्व मध्यकाल के नाम से जाना था हिंदी साहित्य के इतिहास में। इस समय सूर, कबीर, तुलसी, मलिक मोहम्मद जायसी ये सब रचनाएं लिख रहे थे, ठीक, आपको पता ही होगा सब चीजें, मतलब कि पता नहीं होगा लेकिन फिर भी आप भक्ति काल के बारे में थोड़ा सा बहुत तो जानते होंगे, आप बचपन मतलब कि इंटर में पढ़े हुए होंगे, ठीक है, हाई स्कूल में भी ये चीजें पढ़ने को मिलती हैं, तो इतनी चीजें तो कुछ पता ही हो आपको जरूर होंगी। उसके बाद में आगे क्या है, आगे इन्होंने बताया उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल जिसको हम रीतिकाल कहते हैं, ठीक, रीतिकाल 1700 विक्रमी से लेकर के 1900 विक्रमी तक का समय काल जो रहा, ये रीतिकाल का रहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने बताया। और रीतिकाल में भी आप देखिएगा जो है रीतिकाल नाम समीचीन जो है प्रकार से रीतिकाल, इन्होंने कहा कि इसको हम रीतिकाल कह सकते हैं उत्तर मध्यकाल को। और इसी बात को लेकर के रीतिकाल नाम अपना लिया किसने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि रीतिकाल किसने कहा है, मतलब उसको उत्तर मध्यकाल को, तो इन्होंने ही कहा है, यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है और शुक्ला जी ने भी कहा, ठीक है। राम कुमार वर्मा की बात की, इन्होंने रीतिकाल कहा, तो लेकिन बाद में जो उससे पहले कुछ लोगों ने अलंकृत काल कहा, कुछ लोगों ने जो है और भी चीजों के बारे में बताया, तो ये चीज आपको ध्यान देने योग्य है। आधुनिक काल या गद्य काल की बात की जाए तो इन्होंने क्या कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने इसको आधुनिक काल कहा और गद्य काल कहा। चूंकि गद्य काल इसलिए कहा चूंकि इस समय गद्य का विकास हो गया था। आधुनिक काल 1900 विक्रमी से लेकर के 1984 विक्रमी तक का जो समय काल है, चूंकि 1984 विक्रमी तक का समय काल ये आधुनिक काल की श्रेणी में रखा।
और अद्यतन मतलब उसके बाद तक का भी समय काल आधुनिक काल ही रहा। आधुनिक काल में खास करके आप देखिए गद्य काल नाम तो दे दिया, लेकिन उसके बाद में चूंकि शुक्ल जी की जो है मतलब स्वर्गवास हो जाता है, उसके बाद में खास करके उतना आधुनिक काल के बारे में इनका ग्रंथ उतना अधिक मात्रा में अच्छे तरीके से बयान नहीं करता है। बाद के जो कवि आए मतलब बाद के लेखक आए हैं जिन्होंने आधुनिक काल को नजदीक से देखा, उन्होंने उसका ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्णन किया होगा। ठीक है, जो बाद की कविताएं हैं खास करके, क्योंकि छायावाद तक तो अच्छे तरीके से रचनाएं लिखते रहे, उसके बाद तक भी रचनाएं लिखी उन्होंने। ठीक, तो फिर जाकर के उसका प्रकाशन भी हुआ, उसमें संशोधन भी हुआ, तो फिर ठीक ठाक तरीके से बयान होता है। तो इस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का इतिहास सबसे बेस्ट है। और जब भी कहीं पर बात आती है, चाहे पेपर की बात हो, चाहे कुछ भी, जब तर्क वर्क दिया जाता है तो वो हिंदी साहित्य के इतिहास से लेकर के आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी के ग्रंथ को ही आधार बना करके हम लोग देते हैं, सभी लोग यही देते हैं। तो ये भी आपका बेस्ट है। इसके अलावा बात की है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन एवं नामकरण। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की बात की है तो इन्होंने क्या कहा भाई, पहले काल विभाजन को, चूंकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा की बात की है तो इन्होंने और थोड़ा सा पीछे ले गए, 750 विक्रमी से ही चाहे उन्होंने और 1000 विक्रमी तक को संधि काल कह दिया, अर्थात उससे पहले जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने थोड़ा सा छोड़ा था उसको इन्होंने वहां से तक उठा लिया, अर्थात उन्होंने कहा कि नहीं, तो ये भी इतना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। तो शुक्ला जी में भी कुछ त्रुटियां, मतलब कुछ त्रुटियां, बहुत नाम मात्र की त्रुटियां। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा की बात की तो इन्होंने ये उठा लिया, तो बिल्कुल चीज ये इतना ज्यादा समीचीन प्रतीत नहीं होता है, बिल्कुल इस पर कोई जो है ये नहीं, चूंकि ये अपभ्रंश में भी आता है, यानी अपभ्रंश काल है, इतना ज्यादा पीछे तक खींच ले जाना हिंदी साहित्य इतिहास को ये उचित प्रतीत नहीं होता है। ठीक, तो दूसरा नाम क्या है आपका, चारण काल इन्होंने दिया। चारण काल 1000 विक्रमी से लेकर के 1375 विक्रमी। विक्रमी को आप सन में कन्वर्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं उसमें। ठीक है, 57 घटा दीजिएगा सन में से। भक्ति काल की बात की तो भक्ति काल 1375 ईस्वी से लेकर के 1700 मतलब 1375 विक्रमी से लेकर के 1700 विक्रमी, ये सब विक्रमी में है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ईस्वी में आपको मिलेगा। ठीक, तो भक्ति काल का नाम इन्होंने कितने में दिया, मतलब भक्ति काल बताया क्या, भक्ति काल की समय सीमा 1375 विक्रमी। देखिए भक्ति काल कहाँ है, 1375 विक्रमी 1700 विक्रमी। ठीक, 1375 1700 विक्रमी। आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का यहाँ से देख लीजिए सब पूरा का पूरा वही। ठीक, रीतिकाल आप आ जाइए 1700 विक्रमी से 1900 विक्रमी, 1700 विक्रमी से 1900 विक्रमी। आधुनिक काल 1900 विक्रमी से लेकर के और अब तक, यानी कि 1984 तक इन्होंने कहा, मतलब वही ये भी अब तक कह सकते हो, अब तक ही। ठीक है, अब तक, तो ये भी अब तक जिस प्रकार से, तो ये इन्होंने क्या किया, चारण काल को यहाँ तक 1000 विक्रमी से यहाँ 1050 इन्होंने शुरू किया था, और ये 1000 से यहाँ तक, यानी कि यहाँ से देखेंगे 1375 के बाद में ये सारी चीजें सेम ही डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने शुक्ला जी का ही अनुकरण किया और उन्हीं के आधार पर सारी चीजें करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन जो है इस प्रकार से कुछ रहा। इसके बाद में तो इनका भी, इनमें भी कुछ त्रुटियां थी और कुछ न कुछ इनसे समी मतलब कि आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी के समकालीन प्रतीत होती हैं। अब बात की है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उस समय हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में अगर किसी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी के विचारों का खंडन किया तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी के विचारों का खंडन एकमात्र ऐसे लेखक हिंदी साहित्य के इतिहास के वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। ठीक, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को तो रख लिया 1000 ईस्वी से लेकर के 1400 ईस्वी तक के समय काल को इन्होंने आदिकाल को तो रख तो लिया हिंदी साहित्य के इतिहास में, लेकिन ये इसको हिंदी साहित्य का इतिहास में नहीं मानते हैं। रखा तो कहा कि हाँ चलो रख लेते हैं, बट इस पर मतलब इन पर इसका मतलब जो है आचार्य द्विवेदी जी का फोकस इस पर नहीं रहा है। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। अर्थात ये भक्ति काल से ही शुरुआत मानते हैं 15वीं शताब्दी से लेकर के और अब तक का जो समय काल है ये हिंदी साहित्य का एक प्रकार से इतिहास का समय काल इन्होंने बताया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात की जाए तो इन्होंने भक्ति काल की जो समय सीमा बताई कब बताई है, 15वीं सदी से लेकर के 16वीं शताब्दी के मध्य, यानी कि 1550 ईस्वी तक लगभग। ठीक है, ये मध्य हो गया आपका। 15वीं शताब्दी में मतलब क्या होता है 1400 ईस्वी से लेकर के, अर्थात 1400 ईस्वी से लेकर के 1550 ईस्वी तक का जो समय काल है ये आपका पड़ेगा भक्ति काल। रीति काल में इन्होंने क्या बताया है 16वीं शताब्दी में अर्थात 1550 ईस्वी के बाद से लेकर के 19वीं शताब्दी में मतलब होता है 19 मतलब के 1850 तक, मतलब शताब्दी मतलब समझ लीजिए इसे बोला जाएगा 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी का मतलब क्या हो गया, यानी 1600 तो पूरा हो गया आपका, ये 1600 के बाद से लेकर के 1700 तक के बीच का जितना यानी कि 1601 से लेकर के 1699 तक का समय काल आपको दिख रहा है 1700 तक,
यही आपका होता है 17वीं शताब्दी। ठीक है, 18वीं शताब्दी तो 1701, 1702, 1703 ये सब जो कालखंड होगा ये आपका 18वीं मतलब की पर पड़ेगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर समझिए 16वीं शताब्दी मतलब कि 1550 मध्य, चूंकि मध्य है तो 1550 के बाद से लेकर के 19वीं शताब्दी मध्य यानी कि 1850 ईस्वी तक का समय काल। ओके, उसके बाद में आधुनिक काल। आधुनिक काल 19वीं शताब्दी मध्य से लेकर के अद्यतन यानी अब तक चलता आ रहा है, 1850 से अब तक का समय काल। 1850 ये सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि आप देखेंगे 1850 ईस्वी में क्या होता है, आचार्य भारतेंदु जी का क्या होता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब होता है, 1850 ईस्वी में होता है। इसीलिए लगभग सभी कवि मानते हैं कि 1850, शुक्ला जी 1843 मानते हैं। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा। मतलब आधुनिक काल की शुरुआत 1843 मानते हैं। ठीक, क्योंकि जब 1900 में से आप 57 घटाएंगे तो 1843 ही आएगा। ठीक, 1900 में से जब 57 आप लेस कर देंगे तो सन कितना निकलेगा, 1843। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला 1843 से आधुनिक काल की शुरुआत मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 1850 ईस्वी से मानते हैं। ठीक है, और कुछ विद्वान बाद में ऐसे आएंगे जो कि क्या बताएंगे 1857 ईस्वी से, चूंकि साहित्य ही समाज का दर्पण होता है। और उस साहित्य में आप देखिए खास करके कौन सा साहित्य आएगा भाई, वो साहित्य आएगा आपका, जैसे कि साहित्य ही समाज का दर्पण होता है तो साहित्य में जो परिवर्तन होता है, और 1857 की क्रांति चूंकि समाज में परिवर्तन हुआ तो साहित्य में भी परिवर्तन होगा, इसीलिए वो आधुनिक काल बोला गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने इसको गद्य काल इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर गद्य विधाओं का प्रारंभ हो चुका था, खड़ी बोली में गद्य रचनाएं लिखी जा रही थी। लेकिन अभी भी भारतेंदु युग में जो है खड़ी बोली में गद्य की रचनाएं तो हो रही थी, लेकिन बात की जाए काव्य रचनाओं की तो ब्रज भाषा में काव्य रचनाएं लिखी जा रही थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। हिंदी साहित्य का या हिंदी खड़ी बोली का सबसे पहला जो खड़ी बोली का काव्य या सबसे बड़ा महाकाव्य है, या सबसे प्रथम महाकाव्य बोला जाए, सबसे प्रथम महाकाव्य, तो वो प्रिय प्रवास है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी का, जिस आपने पढ़ा होगा पवन दूती का एक कविता है, उसी से ली गई प्रिय प्रवास से ही, कि बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल से थे धरा को भिगोते। ठीक है, उसी काल मतलब एक प्यारी सुपवन उसी काल आई वातायनों से। ठीक, इस प्रकार से है। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लीजिएगा, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिएगा एक बार, जितने भी लोग देख रहे हैं ले लीजिए सभी लोग स्क्रीनशॉट। ओके, उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा, तो आपको बता दूं कि कुल मिलाकर के अब ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का अगर आपने जान लिया विस्तार से तो यही सबसे बेस्ट है। अब इसमें भी आपको मैं बता दूंगा, थोड़ा सा 1 मिनट में चर्चा कर लूं यहीं पर ही, थोड़ा सा 5 मिनट में आपका चर्चा कर ले रहा हूं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण आपको पढ़ना क्या क्या होता है, बस यही पर थोड़ा चर्चा करेंगे हम। चूंकि आपको यहाँ पर विशेषताएं पढ़नी है, किसकी विशेषताएं, जैसे कि आदिकाल आप देखिएगा, आदिकाल में हमको क्या क्या पढ़ना होता है, जैसे कि आदिकाल में खास करके आदिकाल में 12 रचनाएं जो शुक्ला जी ने बताई उस पर ध्यान देंगे, और उसके बाद में हम इसकी विशेषताओं पर थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे आगे वाले आने वाली कक्षाओं में। विशेषताएं किसकी, आदिकाल की विशेषताओं पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, विशेषताओं में एक पंक्तियों को भी ध्यान रखेंगे, एक विशेषता बताई तो एक पंक्ति बता दी। ठीक, ये चीजें आप पूर्व मध्यकालीन भक्ति काल में आएंगे तो भक्ति काल को हम 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं भाई, भक्ति काल को 4 भागों में। पहला होता है आपका जैसे कि ज्ञानाश्रयी हो गई। ठीक है, ज्ञानाश्रयी में समय के हिसाब से भी चलो, ज्ञानाश्रयी के बाद में आएगी आपकी प्रेमाश्रयी। ठीक, बड़े ध्यान से देखिएगा, प्रेमाश्रयी हो गई तीसरी। फिर उसके बाद में आएगी आपकी कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, और इसके बाद में आएगी आपकी राम भक्ति शाखा। ठीक है, राम भक्ति शाखा, तो इसको भी हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कवि कौन आपके होंगे ज्ञानाश्रयी में, देखिए ज्ञानाश्रयी के सबसे महत्वपूर्ण कवि आपके कबीर दास होते हैं। कौन है, कबीर दास। ठीक, कबीर दास। उसके बाद में प्रेमाश्रयी के कौन व्यक्ति आएंगे, प्रेमाश्रयी में नाम आएगा आपका, प्रेमाश्रयी में देखिए प्रेमाश्रयी में जायसी जी का नाम आएगा। किसका नाम, जायसी का। इसमें कबीर का नाम आता है, आप सभी को पता होगा कबीर। और कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास का नाम आता है। सूरदास के अलावा अष्टछापी कवियों का नाम भी यहाँ पर आएगा। अष्टछापी कवियों का संग्रह किसने किया था, गोस्वामी विट्ठल नाथ ने किया था। गोस्वामी विट्ठल नाथ कौन थे, तो ये सूरदास के गुरु एक व्यक्ति थे, उनका नाम था वल्लभाचार्य। तो आचार्य वल्लभाचार्य कौन थे, सूरदास जी के गुरु जी थे। और सूरदास जी के गुरु जी थे चूंकि वो, और उन्हीं के लड़के थे आचार्य विट्ठल नाथ।
तो विट्ठलनाथ के 4 शिष्य और जो है वल्लभाचार्य के 4 शिष्य, इन दोनों ने मिल करके मतलब 4 शिष्यों ने मिल करके अष्टछावी कवियों का संग्रह विट्ठलनाथ ने करवाया। और उसमें सबसे प्रमुख नाम जो था वो सूरदास जी का था। सूरदास को क्या कहा जाता है भाई? सूरदास को एक प्रकार से पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। सूरदास को ही वात्सल सम्राट कहा जाता है। सूरदास, चूंकि वात्सल रस की अनुभूति अगर किसी ने की है सूरदास जी ने, सबसे पहले वात्सल निर्माता ही नहीं है, क्योंकि वात्सल मतलब क्या होता है कि माता के प्रति मतलब कि जो माता का प्रेम होता है पुत्र के प्रति, उसी प्रेम को उसके द्वारा जो उत्पन्न रस होता है उसी को वात्सल रस कहते हैं। ठीक, जायसी की बात की तो जायसी का प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के जायसी रहे हैं और इनका एक ग्रंथ है सबसे महत्वपूर्ण प्रेम जो है जायसी का पद्मावत ग्रंथ, बहुत ही फेमस है। ठीक है, इसके अलावा कबीरदास की बात की तो साखी शबद रमैनी आपको पता ही होगा, इनका बीजक एक ग्रंथ है। उसी बीजक का मतलब इनकी बाणियों का संग्रह बीजक है। उस बाणियों की संग्रह बीजक के 3 पार्ट है, साखी शबद और रमैनी। साखी का अर्थ होता है साक्षी, शबद का मतलब होता है शब्द, रामायणी का मतलब होता है रामायण। ठीक है, तो साखी शबद रमैनी कबीर ने लिखा। ठीक, और बात की जाए अब रामभक्त शाखा की तो उसमें नाम आता है तुलसीदास जी महाराज का सबसे बेस्ट नाम है। रामभक्त शाखा में क्या नाम आता है भाई? तुलसीदास जी महाराज, तुलसीदास जी। ठीक, तुलसीदास को सभी को पता होगा। रामचरितमानस इनकी सबसे फेमस कृति है और भारत के ही नहीं बल्कि ये विश्व कवि भी हैं तुलसीदास जी। चूंकि इनकी रचनाओं में जब आप देखिएगा जैसे कि मंगलाचरण से रचनाओं की शुरुआत होती है, जैसे कि आप रामचरितमानस ही खोल करके देखिएगा तो अयोध्या मतलब कि जो बालकांड की शुरुआत होती है किससे होती है? बालकांड जब आप शुरू में खोलेंगे तो वर्णाम मर्तसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकरतारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्नि सिद्धा स्वांतास्थमीश्वरम। इसी प्रकार से आप सुंदरकांड सबसे जो है अच्छा कांड माना जाता है रामचरितमानस का। सुंदरकांड मात्र 60 दोहा है उसमें और उसकी शुरुआत आपको पता ही होगा हनुमान जी के और माता एक प्रकार से मतलब हर आप देखिए इसी में ही वर्ण नाम संघा नाम रसानाम सामपि मंगला नाम चा करतारो बंदे बाणी विनायको, बंदे बाणी विनायको अर्थात बाणी अर्थात सरस्वती और विनायक अर्थात प्रथम निमंत्रण आपको मतलब बोलते नहीं गणेश भगवान को, तो गणेश और सरस्वती माता की वंदना सबसे पहले श्लोक में करी रामचरितमानस के। रामचरितमानस की शुरुआत हुआ अक्षर से होती वर्ण नाम संघानाम रसानाम छंदसामपि और लास्ट अक्षर आपका पड़ेगा मानवः। ठीक है, तो नो मानवः, तो वह अक्षर लास्ट में पड़ेगा, ये बात भी ध्यान रखिएगा। रोचक तथ्य है रामचरितमानस में 7 कांड है, ये बात ध्यान रखिएगा। अवधि में लिखा गया है, शुद्ध सांस्कृतिक अवधि में लिखा गया महाकाव्य है श्री रामचरितमानस। उसी की कुछ पंक्तियां आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। आगे चलकर उसकी व्याख्या मैंने ऑलरेडी बता दी है, आपको पता ही होगा। राम वन गमन के समय की कुछ पंक्तियां हैं, उसमें कैकेयी और महाराज दशरथ के बीच की जो संवाद है उसको मैंने खूब विस्तार से समझाया ऑलरेडी, तो आप प्लीज उस वीडियो को देख लीजिएगा बहुत महत्वपूर्ण तरीके से। वैसे मैंने सभी कवियों की व्याख्या बता दी है, कुछ आधुनिक कवि बचे हुए उनकी व्याख्या मैं जल्दी बता दूंगा, तो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। ओके, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो तुलसीदास जी महाराज की जो सुंदरकांड है उसकी बात करूं तो उसमें आप देखिएगा उसमें जो मंगलाचरण है शांतम शाश्वत प्रेमेमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्म शंभु फणीन्द्र से विमनिशम वेदांत वेदयम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे अहम करुणाकरम रघुबरम गोपाल चूड़ामणिम नान्य स्पृहा रघुपते हृदय अस्मदीये सत्यम बदामि चा भवान खिलांतरात्मा भक्तियं प्रेक्ष रघुपुंगवा निर्भरामि मे कामादिदोष रहितं कुरु मानसं चा अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुज वन किसानुं ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। इस प्रकार से क्यों लिखा है इसको मंगलाचरण को तुलसीदास जी ने? क्योंकि जब तुलसीदास जी रचनाएं लिख रहे थे उस समय कुछ जो महान विद्वान बना करते थे संस्कृत के अपने आप को कि संस्कृत मैं ही जानता, तुलसीदास अवधि में कथा मतलब वाचन करता है हमेशा इधर उधर, तो आपको पता ही होगा। तो उस समय तुलसीदास जी ने मतलब उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से मंगलाचरण इसलिए लिख दिया ताकि ये मत समझो कि महाराज तुलसीदास जी को संस्कृत नहीं आती। संस्कृत के एक प्रकार से लौकिक संस्कृत के प्रज्ञाता रहे तुलसीदास जी, इन्होंने संस्कृत में रचनाएं लिखी हैं और ब्रज भाषा में भी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं और अवधि में तो भाई इनका दबदबा रहा ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। राम भक्त के प्रबल प्रणेता महाराज तुलसीदास जी को हमेशा नमन बंदन करता रहता हूँ हमेशा मैं, और बहुत बहुत मानता हूँ मैं इनको खास करके एक दृष्टि से। चलिए
और जब रीति काल में आप पहुंचेंगे तो रीति काल में आप खास करके देखिएगा 3 धाराएं आपको मिलेंगी रीति काल में, एक रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। रीतिबद्ध में आप देखिएगा एक तो आपके मतलब पाठ्यक्रम में तो आपके बिहारी हो गए, घनानंद हो गए, और इसके अलावा घनानंद के बाद में आप केशवदास। तो आचार्य केशवदास चूंकि भक्ति काल के भी कवियों में किसी भी मतलब कि कुछ साहित्यकारों ने, कुछ विद्वानों ने इनको यानी केशवदास को भक्ति काल का कवि बताया है, लेकिन कुछ विद्वानों ने इनको, आचार्य शुक्ला जी ने ही इनको भक्ति काल का कहीं ना कहीं कुछ न कहीं मात्रा बताने का प्रयास किया है। और खास करके आप देखिएगा कि ये जो रहे हैं कौन, आचार्य केशवदास, ये छंदों का अजायब घर की रचना रामचंद्रिका कहलाती ही है। ये कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। बिहारी लाल को जो है गागर में सागर भरने वाला कवि कहा जाता है। अर्थात इनका एक दोहा भी फेमस है बड़ा, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भुवन में करत है नैन नहीं शौबात। आपको पता बिहारी के संबंध में एक बात और कही जाती है कि सतसैया के दो हरे जो नावक के तीर और देखर माँ छोटे लगे और घाव करें गंभीर। एकदम से आहत कह दिए थे दोहा इनके, ठीक, देखने में तो छोटा है लेकिन घाव बहुत गंभीर करने वाला दोहा होता है बिहारी लाल का खास करके, ठीक। घनानंद की बात, ये प्रेम के पीर का कवि घनानंद को कहा जाता है, ठीक। सुजान नामक वैश्या से प्रेम करते थे, राजा के दरबार में हाथ पकड़ा, कहा अरे चलो सुजान क्या करोगी यहाँ पर, कुछ राजा से मनमुटाव हुआ था तो सुजान से कहा चलो सुजान चलते हैं। और अच्छा पहले सुजान से बताया नहीं था कि कुछ प्लानिंग व्लानिंग की यहाँ चलना है या तुमसे प्यार करता हूँ, कुछ इजहार वगैरह कुछ नहीं किया था, और ऐसे कहा कि चल, मतलब वैसे आंखों आंखों के माध्यम से हो गई थी सारी चीजें। तो सुजान ने कहा नहीं ये क्या, मतलब व्हाट हैपेंड, क्या हुआ आपको, क्या कैसी बातें कर रहे हो, इस प्रकार से कुछ बातें बोली और घरन बेचारे चले गए। और उसके बाद में फिर क्या, फिर कहते नहीं कि जो ब्रेकअप जिनका होता है खास करके चाहे वो हिंदी साहित्य के कवि रहे हो तो वो या तो बड़े महान सम्राट ही बन जा, मतलब कि बड़े महान कवि ही बन जाते हैं, या तो आपके जमाने में कलयुग वाले जो अगर ब्रेकअप वगैरह होता है इन लोगों का, आज के भौतिक परिप्रेक्ष्य मतलब आज की मैं बात करूँ खास करके तो यूपीएससी क्लियर करते हैं लड़के लोग। तो ये चीजें हैं खास करके। तो रीति काल में बहुत सारी ऐसी कहानियां आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। और खास करके बात ये इनके सभी को बताओ, कबीर दास तो एक मतलब समाज सुधारक थे, कवि होने के साथ साथ जायसी प्रेमाख्यानक परंपरा के ठेठ अवधि का प्रयोग करते थे, शुद्ध देहाती अवधि। और सूरदास की बात की तो ये वात्सल सम्राट कहे जाते हैं। तुलसीदास जी की बात की तो तुलसीदास जी का क्या कहना है इनका, ठीक है, मानस का हंस इनको कहा जाता है तुलसीदास जी को, ठीक, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो ये सब चीजें आपको पढ़ने के, फिर आगे चलेंगे आधुनिक काल में आएंगे तो गद्य काल, भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुत बड़े एक प्रकार से गद्य के जनक कहे जाते हैं, भारतेंदु आधुनिक हिंदी के जनक कहे जाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के परिमार्जन का श्रेय उन्होंने अपने आप में उठाया। इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य सबसे बड़े आलोचक, निबंधकार, कवि का क्या कर्तव्य होगा वो बताया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा का परिमार्जन परिष्कृत करने के साथ साथ एक प्रकार से निबंध लिख करके ये भी बताया कि कविता का उद्देश्य और कविता का कर्म क्या होना चाहिए, सब चीजों को डिनोट किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की देन ही है मतलब मैथिली शरण गुप्ता जी, जिनका महाकाव्य देखिए जो भूले पिछले चेहरे रहे हैं खास करके इतिहास के, उनको सामने लाने का प्रयास महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का रहा है। मैथिली शरणगुप्त हो गए, या इसके अलावा आप देखिएगा छायावाद में आते थे सुमित्रानंद पंत, प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, और मैथिली शरणगुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है, ठीक, ये बात भी ध्यान रखिएगा। आचार्य आप देखिए छायावाद में 4 नाम आता है, प्रसाद पंत निराला महादेव वर्मा, प्रसाद पंत निराला महादेव वर्मा, ये छायावाद के 4 स्तंभ हैं, ठीक, पिलर हैं 4। छायावाद का ब्रह्मा कौन है, प्रसाद है। छायावाद के विष्णु कौन है, पंत है। छायावाद के निराला कौन है, मतलब छायावाद के महेश निराला है, ठीक। निराला जी की बात किए तो अनंत एक प्रकार दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज तक नहीं कही। और महादेव वर्मा के जीवन में भी दुख रहा है, मैं नीर भरी दुख की बदली, ठीक। इसी प्रकार से आंसू महाकाव्य आपको पता ही होगा, उसको हिंदी साहित्य का मेघदूत कहा जाता है आंसू को, ठीक है। आंसू कविता जो किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है। तो ये कहीं न कहीं पे आप देखिएगा छायावादी कवियों में और मतलब एक प्रकार से जो व्यक्तिवाद है वो कविता में झलकेगा, और जो मतलब की रोमानियत वाली कविता आपको दिखेगी छायावाद में खास करके, और अपने प्रति मतलब एक प्रकार से कवि अपने जीवन के माध्यम से समाज को बताने का प्रयास करता है। इस प्रकार छायावाद में होते हुए हम और आगे बढ़ेंगे प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, मतलब उसमें आप देखिएगा आज्ञे का विशेष स्थान आता है। उसके बाद में आप जब नई कविता में प्रवेश करेंगे केदारनाथ, ठीक है। इसके अलावा आप देखते हैं सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल, जिनकी जो है भाषा एक प्रकार से मतलब अमर्यादित भाषा का भी प्रयोग अगर करना पड़े उनको अपनी कविताओं में तो करते हैं,
लेकिन जो वर्तमान में चल रही राजनीतिक कूटनीति है उसको भी उजागर करने का प्रयास। गजानन माधव, मुक्तिबोध, नागार्जुन ऐसे कवि ये लोग रहे हैं जो कि अंधेरे में चल रहे, जो जितने भी दृश्य हैं उनको उजाले के पटल पर ला करके पटक देना। धूमिल की पटकथा और जो है मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता इसी का द्योतक है। आप देखिएगा, पढ़िए कवि कविता, बहुत ही जटिल कविता और मतलब सरल कविता है, लंबी कविताओं में से है और बहुत अच्छा लगता है जब इस प्रकार की कविताएं पढ़ने को मिलती हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आप देखिएगा कि हिंदी साहित्य में जो आजादी का मोह भंग होता है, अर्थात जब लोग आजादी के प्रति, देश के प्रति एकदम से प्राण देने को आतुर थे, वही आजादी के 10 सालों के बाद में जब आप देखिएगा आजादी के प्रति मोह भंग होता है जनता का इन्हें कवियों ने दिखाया कि जिस आजादी के लिए हम लोग मर रहे थे, लड़े इतना ज्यादा, उस आजादी मिलने के बाद में भी जनता सुखी नहीं है। जनता एक प्रकार से आज भी उतना ज्यादा त्रसित है जितना पहले रहती थी। इस प्रकार की कटु आलोचना करी है। यहाँ तक कि एक कविता है तीनों बंदर बापू के, नागार्जुन की शायद है मेरे हिसाब से, उसमें आप देखिएगा कि बापू के भी ताऊ निकले तीनों बंदर बापू के, सरल सूत्र उलझाऊ निकले तीनों बंदर बापू के। इसके अलावा और भी चीजें कही गई कि सौवीं बरसी मना रहे हैं तीनों बंदर बापू के, और इसके अलावा और भी चीजें हैं, मतलब बूढ़े हैं फिर भी जवान हैं तीनों बंदर बापू के। इस प्रकार नेता मंत्रियों की आलोचना करने का प्रयास किया। मतलब कांग्रेस के जो नेता, कांग्रेस के जो एक प्रकार से थे, जो गांधी जी को अपने आप का मतलब गांधी जी को आदर्श बनाते थे, गांधी जी के आदर्शों के नाम पर ढोंग किया करते थे और उनके नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, उन पर कड़ा प्रहार उस समय के कवि जो नई कविता के रहे हैं वो लोग करने का प्रारंभ करते। समकालीन कविता में आप ये आक्रोश देखिएगा। तो इस प्रकार से हिंदी साहित्य का जो भी चीज रहा है, और आधुनिक काल में ही आप देखिएगा भारतेंदु से गद्य काल प्रारंभ हो जाता है। गद्य काल में सबसे पहले आप देखिएगा पत्र पत्रिकाओं के संपादन के माध्यम से नुक्कड़ गली नाटक होना प्रारंभ होते हैं। उसके बाद में आप देखिएगा नाटकों के बाद से आप धीरे धीरे देखिएगा कि निबंधों का उदय होना प्रारंभ हो जाता है। निबंधों के बाद से कहानी हो गई, उपन्यास का उदय होता है, रिपोर्टाज, डायरी, संस्मरण रेखा चित्र, ठीक है, जीवनी, आत्मकथा और साक्षात्कार, दैनंदिनी, तमाम प्रकार के जो है दुनिया भर के जो गद्य विधाएं हैं वो हमारे समक्ष आती हैं। और इस प्रकार से मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। और जो है ऐतिहासिक उपन्यास सम्राट अगर बोले तो किसको बोल सकते हैं, जो है जयशंकर प्रसाद जी को, ठीक है। इसके अलावा कहानियां जो लिखी रही थी, कोई आंचलिक कहानीकार है, कोई एक प्रकार से जो है शहरी कहानीकार है, तो इस प्रकार से कोई गांव को कहानी का आधार बना करके जीवन की सच्चाइयों को सामने ला रहा है, कोई शहरों की सच्चाइयों को सामने ला रहा है, कोई राजनीतिक तरीके से व्यंग कर रहा, राजनीति पर व्यंग करते हुए भोला राम का जीव सी कहानी आ रही है। उपन्यासों की बात की 1936 ईस्वी में लिखा गया जो है उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी का जो गोदान उपन्यास है वो सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, किसान के जीवन की त्रासदी का वर्णन करने वाला उपन्यास है। तो कुल मिलाकर के आप देखिएगा हिंदी साहित्य के संपूर्ण पटल पर एक प्रकार से हिंदी साहित्य से समाज को कहीं ना कहीं पे एक दिशा जरूर मिलती रही है, और समाज में चल रहे जो कुकृत्य हैं उनको लेखनी के माध्यम से बिना डरे, बिना सकुचे, बिना एक प्रकार से जो है एक प्रकार से किसी प्रकार का भय दिल में लिए वो प्रकट करने का प्रयास विद्वानों ने किया, और उसका कहीं ना कहीं पे आज स्वागत है और आज हम लोग हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से हिंदी साहित्य का जो इतिहास रहा है इसको हमने थोड़ा संक्षेप में आपको बताने का प्रयास किया है लास्ट में, ठीक। तो अब हम खास करके ये चीज आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अब अगली क्लास जो होगी इसकी अध्याय 2 नाम से आपके समक्ष आएगी, और जो व्याख्या खंड है वो ऑलरेडी हमने करवा दिया है पूरा, तो आप उसको देख लीजिएगा। कुछ लास्ट की व्याख्याएं बची उसको मैं करवा दूंगा, व्याख्या खंड आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जल्दी, तो आप प्लेलिस्ट में आप सारी वीडियोस देख सकते हो, ओके। और बाकी ये इसके बाद की क्लास होगी, उसके बाद में हम कल की वीडियो में आदिकाल, सॉरी कल अगर क्लास हो पाएगी तो, अगर नहीं होगी तो जो जब भी नेक्स्ट क्लास होगी आपकी तो रात के आपकी 9 बजे से ही क्लास होगी। जब भी क्लास होगी रात के 9 बजे से आपकी, यानी कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों की रात के 9 बजे से क्लास, और बीए थर्ड सेमेस्टर वालों की जब भी क्लास होगी तो आपकी रात के 8 बजे क्लास होगी, ओके। तो आप लोग तैयार हो जाइए। अब आपकी क्लासेस होंगी, हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस मैं देने का प्रयास करूंगा। तो हिंदी साहित्य की एक क्लास जो होगी, इसके बाद क्लास होगी, उसमें हम आदिकाल की विशेषताओं को पर, आदिकाल के प्रमुख जो कवि रहे हैं और जो उनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं उन पर हम प्रकाश डालेंगे, अर्थात उन पर समझने का प्रयास करेंगे, उनसे बनने वाले प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। तो आदिकाल हम कल समझेंगे, उसके बाद में फिर हम भक्ति काल पर आएंगे, भक्ति काल के बाद में रीतिकाल समझेंगे, रीतिकाल में फिर के बाद में हम आधुनिक काल में, फिर उसमें हम भारतेंदु युग के बारे में जानेंगे, भारतेंदु जी के बाद में हम द्विवेदी युग के बारे में जानेंगे, फिर छायावाद के बारे में जानेंगे, और छायावाद के बाद में हम किसके बारे में जानेंगे,
प्रगतिवाद, फिर उसके बाद में प्रयोगवाद, प्रयोगवाद के बाद में फिर आप देखेंगे नई कविता या समकालीन कविता, इसके बारे में जानते हो, सठोत्तरी कविता लास्ट में चले जाएंगे। तो इस प्रकार से हम समझने का प्रयास करेंगे पूरी की पूरी हिंदी साहित्य के इतिहास को। तो कुल मिलाकर के आपको कहीं पर भटकने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। शुक्ला स्टडी पॉइंट मात्र एक ऐसा मंच है जो कि आपको प्रत्येक विषय को विधिवत तरीके से आपको समझाने का प्रयास, आपके मनोभावों को पकड़ने का प्रयास, आप क्या सोच रहे हैं, आपके जहन में जा करके आपके मनोभावों को टटोल करके मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। और जितनी भी बातें मैंने बताई इन सभी को दो बार अगर वीडियो आप देख लीजिएगा, एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा, आपकी सारी चीज दिमाग में क्लिक कर जाएंगी। याद करने की आवश्यकता नहीं है। रामचंद्र शुक्ला जी का यही हिंदी साहित्य का इतिहास आप एक बार दिमाग में ध्यान रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। बाकी कोई याद करने की आवश्यकता नहीं है। नामकरण में बता दूंगा कि किस विद्वान ने क्या नाम बताया है, उसको एक दिन में चर्चा कर लूंगा उस पर, आप कहेंगे तो, या आप कहेंगे तो हिंदी में प्रथम पर एक दिन में चर्चा कर लूंगा, हिंदी में प्रथम चीजें कौन कौन सी है। तो एक प्रकार से सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, तो एक भी प्रश्न आपका बचेगा नहीं। शुक्ला स्टडी पॉइंट पर अब मैं बिल्कुल आ चुका हूं एकदम पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ और पूरे उमंग के साथ। तो आप लोग उमंग और जोश मेरा इसी प्रकार से बरकरार रखेंगे तब जब आप वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया तो बहुत बहुत धन्यवाद, अगर नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।